morning students. Again I am with you all. We have already studied the definition of freedom, harsh or harm, punishment. So the remaining two topics from the same chapter, that is freedom, today I am going to start. The first one is negative and positive liberty. Students, you know very well, freedom has some aspects. It means absence of constraints or restrictions is freedom. That is in political theory known as negative liberty. On the other hand, the very environment, atmosphere, which is created for the all-round development of human beings, individuals, in a society, in a nation, that is positive liberty. This way, if we talk about negative liberty, we come to know that it shows the absence of restrictions. Means some of the areas should be there जहाँ पे वो अपनी इच्छा अनुसार जी सके, अपने विश के अनुसार अपना डेवलपमेंट कर सके। अब ये निर्धारित करना है कि वो एरिया किस हद तक, किस उसका लिमिटेशंस क्या है। तो इस पे जबकि दूसरा जो एरिया है जो हमारा पॉजिटिव लिबर्टी, ये शो करता है कि एक इंडिविजुअल का हमारे समाज के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सिचुएशन बनेगी, जब हमारे रिलेशंस होंगे सिचुएशंस बनेंगे। अब बात आती है कि क्या हमें इसका लिमिटेशंस का जो दायरा है वो कम होना चाहिए। यदि कम करते हैं तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। हमारा नेगेटिव लिबर्टी कहता है कि हमारे जो विश अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स अगर फुलफिल नहीं होते हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डू सम कॉम्प्रोमाइज। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम सब ये बात जानते हैं कि चाहे प्लेइंग ग्राउंड्स हो, जिसको आईसीसी कंडक्ट करती है, आपके सीबीएसई के बच्चे हैं जो एक स्कूल के अनुसार अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं। प्लेइंग फील्ड में हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी आईसीसी के द्वारा जो डिटरमाइन किया हुआ है वही वो कपड़े यूज करते हैं। अब बात आती है कि क्या इसमें इंटरफेरेंस की जाए या नहीं की जाए। अगर इंटरफेरेंस की जाती है सीबीएसई के द्वारा रनिंग स्कूल में, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, सिमिलरली डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट uniforms for playing cricket or any sort of games, तो क्या वहाँ पे इंटरफेरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए, बात इसकी आती है। अब हम आते हैं, तो इस तरह से हमने जाना कि नेगेटिव लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि हम जो चाहते हैं वो बन सकें, अपने अनुसार एजुकेशन ले सकें, अपने अनुसार अन्य कार्यों को कर सकें जिसमें आउटसाइड किसी भी अथॉरिटी स्टेट का कोई कंट्रोल ना हो। अब उसकी लिमिटेशंस क्या होगी, इस पर चर्चा हमने कर दिया। अब आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। हम जानते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी में उस तरह से समाज में सिचुएशन पैदा किया जाता है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है।
इस प्रकार समाज means our society should provide such environment, such atmosphere where people can have their development. Not only that, for development it becomes essential that no one should be unemployed or suffer from poverty. It means the three bases are there. He must have some, I think, resources by which a person can do his or her development. He or she can fulfill his needs, his wants, so he must have some resources. Second is, he should have political authority, means like India, where each and every citizen who is 18 years old and above has got right to vote, and those who are 25 years old and above have got right to contest election. It means they have right to participate in the decision making, that is political rights, by which they reflect their choices, because they are in the formation of laws. जहाँ वो भी कानून बनाने में शामिल हैं तो कानून वैसे बनाएंगे जहाँ पे उनकी बातों को भी रखा जाएगा, उनकी चॉइस को भी रखा जाएगा। थर्ड है सोशल, क्या सोशल डोमेन्स में उनको ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए कि वो एजुकेशन लेने के लिए स्वतंत्र, उनको किसी भी प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो इक्वली उनको मिल रहा है। इस तरह से ये बात की गई है। बताऊँ आपको, ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं हम इस बात की ओर इंडिकेट करेंगे कि वहाँ डेवलपमेंट है, तो दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में समाज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि द होल सोसाइटी बिकम्स लाइक अ गार्डन। उस गार्डन में किसी भी प्लांट, किसी भी फ्लावर्स को पूर्ण रूपेण ब्लूम करने के लिए, खिलने के लिए, जिसमें फ्रूट्स आ जाएं, जिसमें फ्लावर्स आ जाएं, उसके लिए एक फर्टाइल जमीन की जरूरत है, उसमें जेंटल सन की जरूरत है, उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता है। इससे एवॉव और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका रेगुलर केयर किया जा रहा है, तब कहीं उसका डेवलपमेंट सही ढंग से हो सकता है। इस प्रकार पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी, ये दोनों कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं और दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का एक जिस्ट है उसको अफेक्ट किए बिना डेवलपमेंट होनी चाहिए। हाँ, ठीक है कि नेगेटिव लिबर्टी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहती है कि किसी किसी क्षेत्रों में, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी डेवलपमेंट की बात करती है, एटमॉस्फेयर की बात करती है, जिसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। किंतु इन सब के बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, सपोज कीजिए कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इस डेमोक्रेसी में या किसी अन्य देश में मिलिट्री रूल है, डिक्टेटरशिप है, किंगशिप है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, वहाँ का कोई जो चीफ जो देश को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, अगर वो रूलर टायरेंट हो गया, आई मीन अत्याचारी हो गया और अपनी बातों को ही उसने जस्टिफाई किया कि व्हाट आई एम सेइंग दैट इज जस्टिफाइबल, मीन्स उसके लिए ना नेगेटिव लिबर्टी का कोई मीनिंग है और ना ही कोई पॉजिटिव लिबर्टी का। नाउ योर
सेकेंड टॉपिक दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात है कि आप अपने विचारधारा को खुले मन से, खुले वातावरण में, बिना किसी रोक के अपनी बात कहें। आपको भी पता है कि भारत में फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हमें राइट टू स्पीच मिला हुआ है। जेएस स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने इस बात की ओर इशारा किया है कि किसी भी तरह से जो एक्सप्रेशन का अधिकार है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि जेएस मिल जैसे व्यक्ति जिन्होंने इसकी तरफ इशारा किया है कि रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेशन पे, व्यक्ति के एक्सप्रेशन पे नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से पॉलिटिकल थिंकर्स ने हमारी बात को हम सब के सामने रखा है, हम सबकी भी इच्छा है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन होनी चाहिए। क्या राइट टू एक्सप्रेशन किस हद तक हो, किस क्षेत्र में हो, उसकी लिमिटेशंस क्या हो, इस पर भी बात उठती है। आप राइट टू एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, इसमें वोल्टेयर्स की जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेयर्स बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स थे। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि आपकी जो पावर, जो राइट टू एक्सप्रेशन है, उसका मैं विरोध करता हूँ, किंतु मैं अपने जीवन पर्यंत तक उसकी रक्षा करूँगा कि आप इस बात को अवश्य करें। तो इस तरह से जेएस मिल, वोल्टेयर्स बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, इनका स्टेटमेंट है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अपने विचारों को व्यक्त करने की बात कर रहे थे। आपको बताऊं कुछ एग्जाम्पल्स। दीप मेहता जो वाराणसी के विधवाओं पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका विरोध किया गया कि आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसके पीछे देखिए क्या लॉजिक है। कुछ भी हो, दीप मेहता का ये उद्देश्य था कि अगर हम वाराणसी के विंडोज पे फिल्म बनाते हैं तो नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन अब्रॉड, इवन इन फॉरेन कंट्रीज, अगर वो रिलीज होता है, ही कैन कैटर आई मीन फॉरेन ऑडियंस। निश्चित रूप से बाहर के लोग भी इसको वॉच करेंगे, व्यू करेंगे, देखेंगे, किंतु उनका विरोध किया गया। इस दृष्टिकोण से विरोध किया गया कि ये जो हमारे देश की एंशिएंट टाइम में विधवाओं की क्या सिचुएशन थी, पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा एंड इट विल डिस्ट्रॉय द नेम ऑफ इंडिया। सलमान रश्दी के द्वारा सैटेनिक वर्सेस लिखा गया, एब्रयू मेनन के द्वारा रामायण को दोबारा लिखा गया, लेकिन उसको बैन कर दिया गया क्योंकि किसी न किसी तरह से पावर ऑफ एक्सप्रेशन के चलते उन सारी चीज़ों को इंगित करने की बात कर रहे थे जो कहीं न कहीं किसी खास समुदाय, किसी खास ग्रुप को अफेक्ट कर रहे थे। इसलिए वहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन को रोका गया। अब बात हम करते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन कहाँ तक सही है। क्या राइट टू एक्सप्रेशन को कितना उसका लिमिटेशंस हो और किस हद तक लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन दिया जाए। परिणाम स्वरूप हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन का एक निश्चित कुछ फील्ड्स हैं
जहाँ पे अपने आप बात कर सके, जहाँ पे ओपन वे में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह सके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु आपके राइट टू एक्सप्रेशन से किसी खास समुदाय, किसी खास ग्रुप को, कम्युनिटी को और किसी व्यक्ति का हरासमेंट होता है, उसके फीलिंग्स अफेक्टेड होते हैं, चाहे वो कल्चरल अफेक्शन या रिलीजियस, हमारे रिलीजन कोई अफेक्टेड हो जाता है, किसी खास कम्युनिटी अफेक्टेड हो जाती है, तो फिर वहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। अक्सर हमने देखा है, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व एंड कम टू नो हाउ इन South America, South Africa, the racial discriminations have been imposed, but people were not free to oppose it freely. They were harassed, they were killed, they were beaten, but they didn't stop. They knew very well that we are born free. हम स्वतंत्र रूप से जन्म लिए हैं, हमें फ्रीडम चाहिए और इस फ्रीडम के माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते। आप कह सकते हैं, आप रूलर हैं। रूल किस पे करेंगे आपका रूल होगा सब्जेक्ट्स पे, जनता पे, इस प्रजा पे। प्रजा तभी आपकी बात को स्वीकार करेगी जब उसका भी उसमें डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने विभिन्न तरह की विचारधाराएं दी और लोगों को इस बात की ओर इशारा किया कि देखिए, आवश्यक है। हमारे बहुत से टाइम टू टाइम पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे कहीं पे बैन लग जाता है, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, आपको अधिकार होना चाहिए कि आप अपनी जो अच्छी बातें हैं, जो आपके डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सोशल डोमेन्स में आप कैसे रहते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार की इनजस्टिस होती है, अनजस्ट होता है, आपका अधिकार बनता है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं, तभी ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बड़ा एक दायरे में ये सफल हो पाए। और आज मुख्य रूप से जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दैट सॉर्ट ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन हैव बीन ऑलरेडी सक्सेसफुल. I feel myself that what I am teaching, that is right to expression. And students, you are getting education. This is your right to get education. This is your choice, whether I should study all science, English, mathematics, science, geography, etc. So choices are there where you can openly express your views, which doesn't, but it must not affect the feelings or any community. This way, the very right to expression is legitimate. कैसे ये उचित होगा? जब हम अपनी पावर को, अपने एक्सप्रेशंस को बिना किसी दबाव के, जो आवश्यक है, जो देश हित में है, अपनी बात को कह सकते। विरोध हर जगह होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको हरास किया जाए, लेकिन आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, तभी आपको राइट टू एक्सप्रेशन मिलेगा। आपको पता है, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों को बहुत सारी बुक्स लिखी गई, उन बुक्स को
कहीं ना कहीं बैन किया गया। हमारे पास सेंसरशिप है, उस सेंसरशिप के माध्यम से कुछ बुक्स को, कुछ फिल्म्स को बैन कर दिया गया। ये इजी सॉल्यूशन था, लेकिन उस समय डिमांड थी लोगों की इसको बैन किया जाए, गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। किंतु आप एक बात बताइए, क्या बैन करना ही सॉल्यूशन है? आई डोंट थिंक, क्योंकि ये भविष्य में काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ सफोकेट होगा, दम घुटेगा, तो एक दिन वो एक्सप्लोड करता है। भविष्य में आने वाले समय में इस राइट टू एक्सप्रेशन को अगर डायमेंशंस, ब्रॉड डायमेंशंस में नहीं देखा गया, तो फिर ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर और स्टेटस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। परिणाम स्वरूप क्योंकि सेंसरशिप है, वो देखती है, फिल्म का कुछ पार्ट्स को कट कर देती है और कुछ पार्ट्स को रिलीज करने की आदेश पारित करती है। फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी राइट टू एक्सप्रेशन है, मस्ट बी प्रिजर्व, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, दैट्स ऑल।